नाज़रीन, बीर स्पेशल में खुश आमदीद। जश्न आज़ादी की खुशियाँ तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हों। लाहौरिये क्योंकि कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जश्न आज़ादी की तैयारियाँ हो, जश्न आज़ादी मनानी हो या फिर इस चीज़ का शुक्र अदा करना हो कि हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। उन लोगों की कुर्बानियों को खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करेंगे जिनकी वजह से आज हम जो है वो आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, और साथ ही साथ बातचीत करेंगे उन लोगों की जिनकी कुर्बानियाँ हमें यहाँ तक लेकर आई और 73 ईयर्स में क्या पाया, क्या खोया। अकलियतें जो कि हमारे जो सब हलाली परचम है उसका जो सफेद हिस्सा है उस पर भी बातचीत करेंगे। और एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को जो कि हमें लाहौर से देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, दुनिया भर से देख रहे हैं, पाकिस्तान की जो जश्न आज़ादी का दिन है वो मुबारकबाद जो है वो देना चाहूंगी। और साथ ही साथ अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराती चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि आज हमारा जो मौजू है वो हमारे फ्लैग का वाइट हिस्सा जो है वो है, और हमारी अकलियतें पाकिस्तान में कितनी खुश हैं, कितने सेटिस्फाई हैं और कितने उनको हुकूक मिलते हैं, सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अली अहमद जिल्लू साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उसके साथ साथ मुसन्निफ भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आज प्रोग्राम में इनको शामिल करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इनकी किताब जो कि पाकिस्तान में अपनी नोयत की एक पहचान रखती है अकलियतों के हवाले से, किताब इन्होंने लिखी है द वाइट, उसका इंग्लिश टाइटल है और उर्दू में पाकिस्तान की रोशन अकलियतों के नाम से उसका तर्जुमा भी है। बहुत शुक्रिया, वेलकम कहते हैं आपको जश्न आज़ादी के इस शो में। और साथ ही साथ तशरीफ रखते हैं हमारे साथ सूबाई जो वजीर हैं अकलियती अमूर के इजाज आलम ऑगस्टाइन, साथ साथ जो है ह्यूमन राइट्स को भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। बातचीत का आगाज करेंगे। अली अहमद जिल्लू साहब, आपने तो एक जबरदस्त जो है वो किताब कंपाइल कर दी और उसको पढ़ने के बाद तो फिर यकीनन जो है वो हमें अकलियती अमूर पर शायद बातचीत करने की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन ये बताइएगा कि आज जिस हवा में, जिस आज़ादी से हम सांस ले रहे हैं, कितना रोल है अकलियतों का, क्योंकि आपने तो इसको बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया होगा किताब लिखते हुए। देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जिसका हक होता है उसको हक नहीं दिया जाता जी। अकलियतें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के हर मुल्क में उनका एक मेजर रोल होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि जो ही पाकिस्तान बना, कायदे आज़म जिन्होंने पाकिस्तान का एक नज़रिया पेश किया उसको वो एक लेटेस्ट मॉडरेट स्टेट बनाना चाह रहे थे जी। वो जल्दी हमें छोड़ के चले गए। आप कायदे आज़म की ज़िंदगी तक का पाकिस्तान देखें और उसके बाद का देखें, आपको इंटायरली डिफरेंट महसूस होगा। जी। ये मेरे ज़हन में आया कि मैंने वैसे ही चेक किया, एक दफ़ा मैं मरदमशुमारी देख रहा था कि 1951 की जो मरदमशुमारी है उसमें 23% मिनॉरिटी थी पाकिस्तान में जी। आज सिर्फ 3%। 20% मिनॉरिटी पाकिस्तान को छोड़ के चली गई। आखिर इसका कौन जिम्मेदार है? किसी ने तो उनके साथ कैसी हरकत की है तो उस पर हमने ना कभी कोई थिंक टैंक बैठाया है, ना कभी हमने सोचने की जहमत की है। सिर्फ हम हर वक्त अपनी दुकानदारी चमकाते रहते हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी, हमारे मजहबी रहनुमा भी। रियासत मदीना का सफ़र अगर आप देख लें, उसमें जो अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ था वो आज है पाकिस्तान में। एक चीज़ मैं आज बड़ी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अब दुनिया बदल चुकी है जी। अगर हम उसके साथ नहीं बदलेंगे तो हमारा जिक्र भी फिर नहीं आएगा किसी दास्तान में। सॉरी टू से, जो बंदा इस धरती में पैदा हुआ है उसके पास क्या चॉइस है? जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, चॉइस से बढ़ के उसका राइट है कि उसको बेसिक राइट्स मिले। आपको गुफ्तगू में शामिल करेंगे, हम इजाज साहब को भी शामिल कर लें। आज़ादी मुबारक एक तो आपको हो, दूसरा ये बताइएगा कि आप क्योंकि गवर्नमेंट में भी हैं, अकलियती जो कम्युनिटी है उससे ताल्लुक भी रखते हैं, क्या समझते हैं आज हम कहाँ खड़े हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो आप पाकिस्तान की आज़ादी और हमारा एक दूसरे से जो मोहब्बत की बुनियाद यहाँ से शुरू करें कि अली अहमद जिल्लू साहब जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और उन्होंने कि मिनॉरिटीज़ के बारे में, जो पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ हैं उनके बारे में बुक लिखी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा जस्टिस है और यही जस्टिस जो है वो पाकिस्तान बनाने में बानी पाकिस्तान ने जब भी बात की थी तो उन्होंने बात हमेशा बराबरी की मसावात की। उनकी 11 अगस्त 1947 की स्पीच उठाएं तो उसमें डाइवर्सिटी की बात की गई है कि सब जो है सबके पास इक्वल
राइट्स हैं। तो लेकिन उन्होंने कभी मसलक की बात नहीं की थी, कभी मज़हब की बात नहीं की थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसके बाद पाकिस्तान के कुछ ऐसे हुक्मरान आए जिन्होंने मज़हब को बुनियाद बनाकर अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस मुल्क के बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया। तो मैं समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान में बहुत सारे डल्लू साहब जैसे बहुत सारे इस तरह के लोग हैं कि जो पाकिस्तान को कायदे-आज़म का पाकिस्तान देखना चाहते हैं। और आज जब हम 73वां जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर ये हमारे लिए आज़ादी एक नेमत है। और पाकिस्तान में यकीन करें कि अगर आप पाकिस्तान की अक़लीतों को कंपैरिजन करें हमारे हमसाया मुल्क के साथ, तो यहाँ जो मिनॉरिटीज़ को राइट्स हैं मैं समझता हूँ कि वहाँ नहीं। आज आप देखें कि कश्मीर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। 1 साल से वहाँ पे जो उनके साथ हो रहा है, फिर वहाँ पे जो दलित और छोटी कौमों के जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको किस तरह वहाँ पे मारा जा रहा है। और फिर मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चिज़ और मसाजिद को नुकसान जो है वो इंडिया में पहुंचाया गया है। तो वहाँ की अक़लीतों का अगर आप अंदाज़ा करें तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान में अगर अक़लीतों का मुकाबला करें तो मैं समझता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं मौजूदा हुकूमत की बात करता चलूँ कि इन 2 सालों में हमने मिनॉरिटीज़ की राइट्स के लिए वो काम कर दिए हैं पंजाब की सतह पर जो कि पिछले 72 सालों में नहीं हो सके। सबसे बड़ी मैं बात करता चलूँ कि ये एक माइलस्टोन है कि हायर एजुकेशंस में जो कोटा हासिल किया गया है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास जॉब में कोटा था लेकिन हमारी 70% जो सीट्स थी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास वो हायर एजुकेशन नहीं थी जिसकी बुनियाद पर हम 30% जो छोटी जॉब्स होती थी वो तो फिल कर लेते, लेकिन फैंसी जॉब्स जो थी वो सारी कैरी फॉरवर्ड चली गई। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे पास हायर एजुकेशन में कोटा नहीं था। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मौजूदा हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन की अक्कासी है कि उन्होंने मिनॉरिटी को जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम पाकिस्तान की मिनॉरिटी को VIP का दर्जा देना चाहते हैं, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा आज देखें कि आज के पाकिस्तान में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया जिस तरह यकीनन हम ये कह सकते हैं कि हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। देखिए मैं आपको इन 2 सालों में मैं आपको बताता हूं कि कोई गोजरे वाला वाकया पेश नहीं आया, कोई शांति नगर वाला, और अल्लाह करे ना ही आए। कुछ हम अली अहमद ढिल्लों साहब को भी शामिल करेंगे गुफ्तगू में। जैसा कि उस दिन मैंने एक जबरदस्त चीज देखी, जब मिनॉरिटीज डे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तो आपने बात की कि मसावात का दिन मनाया जाना चाहिए बजाय इसके कि हम अक़लियतों का दिन मनाएं। तो मेरा पर्सनल भी यही ख्याल है कि बजाय इसके कि हम मिनॉरिटीज के लिए स्पेसिफिक डे कर दें, इसके लिए ये स्पेसिफिक डे कर दें, सब इक्वल क्यों नहीं होते? आपने ये चीजें ऑब्जर्व की कि कोई ऐसा फार्मूला है कि हम इक्वलिटी की बात करें बजाय इसके कि हम माइनॉरिटीज को एक्स्ट्रा वो कोटा दें या फिर इस तरह की बात करें? ओपन मेरिट होना चाहिए सबके लिए। इसके लिए आपको आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा और दकियानूसी ख्यालात से बाहर निकलना। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। और माइनॉरिटीज़ के आलमी दिन पर भी मैंने सुना कि आप लोग बात कर रहे थे कि मसावात का आलमी दिन बनाना चाहिए बजाय इसके कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए एक डे फिक्स कर दें। अली अहमद ढिल्लों साहब, आपने इतनी रिसर्च की और अपनी किताब भी लिखी, आपको क्या लगता है कि क्यों हम इस लेवल पर नहीं पहुंचे कि हम माइनॉरिटीज़ का दिन मनाने के बजाय हम मसावात का दिन मनाएं? ये जश्न आज़ादी सिर्फ जो मेजॉरिटी है उसके लिए नहीं हो बल्कि जो द वाइट पार्ट है हमारे फ्लैग में उसके लिए होना चाहिए कुछ। देखिए हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पॉलिटिशियन हमेशा डू नथिंग लुक बिजी की पॉलिसी पे रहे। वो चाहते हैं काम किए बगैर हमारी तस्वीर आ जाए अखबार में भी, टीवी में भी, हमारी बेजा बेजा हो जाए। अगर ये कौम के साथ सिंसियर होते तो सबसे पहले ये एजुकेशन पर नजर रखते, एजुकेशन का बजट का इजाफा करते, बच्चों में तालीम फैलती, बच्चे हेल्दी माइंड के साथ बड़े होते, उनको खुद ब खुद सबके साथ प्यार बांटा जाता। जिस मुल्क का बजट जस्ट 2% एजुकेशन पे होगा, हमारा बजट साउथ इंडिया में, साउथ एशिया, सार्क ममालिक
सबसे कम है एजुकेशन का। एजुकेशन का। जी। तो जब आप एजुकेशन पर बहुत कम बजट देंगे तो जो बीजेंगे वही काटेंगे। दूसरी बात, जब आप एजुकेशन पे बजट कम देते हैं तो इंतहा पसंद आगे आ जाते हैं। इंतहा पसंद कभी भी आला ज़र्फ नहीं होता, तो आपके अंदर कम ज़र्फी आएगी। जिन मुल्कों ने तरक्की की है तो आप जाकर वहाँ देखें, उन्होंने अपने सीने कशादा किए हैं, वसीउल कल्बी का मुजाहरा किया है। इनके अमेरिका ऐसे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क नहीं बना हुआ, वहाँ पर ज़र्फ दिखाया उन्होंने। बोस्टन में मैंने चर्च में जुमा पढ़ा, यहाँ सोचा जा सकता है कोई मस्जिद में नमाज पढ़े। शिकागो के हॉस्पिटल में एक प्रेयर रूम लिखा हुआ है, उसके अंदर एट ए टाइम हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन इबादत करते हैं। वहाँ सब की बुक्स पढ़ी हैं, कोई माइंड नहीं करता। यहाँ पर हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला ही नहीं है। लंदन का मेयर मुसलमान है, अब लाहौर का मेयर हिंदू या क्रिश्चियन मुझे बना के दिखाए। इसलिए जरूरी है कि हम एजुकेशन को डेवलप करें, ताकि हम लोगों के अंदर जब एजुकेशन आएगी तो वसीउल कल्बी भी आएगी, आला ज़र्फी भी आएगी, कुफ्ते बर्दाश्त भी आएगी। चीनी डाले बगैर मीठा नहीं होगा। गिलास को जिस तरह मर्जी आप बार बार ऐसे ऐसे करते रहो, सिर्फ घुमाने से कुछ नहीं होगा। चीनी डालनी पड़ेगी, और चीनी जहाँ पर एजुकेशन है। जिस दिन एजुकेशन का बजट हमारा भी 14% हो जाएगा, आपको ये शिकायत नहीं होगी। जी बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि तालीम से फिर आप एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते हो, एक दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है पढ़ते हैं, पढ़ने से आपको समझ आती है दुनिया की, देखने से ज्यादा पढ़ने से आती है। और सबसे बढ़कर हमारा अपना मजहब जो है वो कितना स्पेस देता है माइनॉरिटीज को। हमारा मजहब तालीम पर कितनी तवज्जो देता है। वो कहता है इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। दैट टाइम 1400 years बिफोर अरब से चाइना जाना, कि वो इतनी अहमियत दे रहा है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स तबाह हो चुके हैं, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। हमने डेकोरेटिव तरक्की की है, मेट्रो बस बना दो, ट्रेन बना दो, ये कर दो, लेकिन ग्राउंड रूट्स पर हमने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल कोई काम नहीं किया। एजाज साहब, आप 2 साल से गवर्नमेंट में हैं, आप पॉलिसीज भी देखते हैं, असेंबली अटेंड भी करते हैं, और साथ साथ क्या समझते हैं, क्विकली जरा फिर हमें एक ब्रेक पे जाना है, बताइएगा कि कुछ गवर्नमेंट लेवल पर भी कहीं पर अभी तक जो है वो कोताही हो रही है? बिल्कुल डलू साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया कि दुनिया में वही कौमें आगे बढ़ती हैं जिनको जो एजुकेशन में आगे होती हैं, उनका बजट ज़्यादा होता है, या उनका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी इसी वजह से वो कौमें तरक्की करती हैं। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान में ये बात रही है कि कुछ लोगों ने इस पर तरजीहत नहीं दी इसको, और दूसरे कामों में देखें, जैसे मेट्रो जैसे महंगे मंसूबे यहाँ लगा दिए गए हैं, जबकि हमारे जो बुनियादी जो हमारे हुकूक थे लोगों के, जो बुनियादी चीज़ थी, जो रियासत की जिम्मेदारी थी, उन पर गौर नहीं किया गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह जो हमारी जो माइनॉरिटी है उनको भी देखें। हमारा माइनॉरिटीज़ का पाकिस्तान बनने के बाद भी सबसे पहले जो तालीम और सेहत पर हमारा बहुत फोकस था हमारे, लेकिन बदकिस्मती है कि वो जो एजुकेशन इदारे थे उनमें जो मुस्लिम भाइयों ने तो बड़ा उसमें से पढ़ा, लेकिन वो हमारे लोगों को तालीम से रुशनास ना करा सके हमारे इदारे। उनका भी एक मैं समझता हूँ कि हमारी जो तरक्की की राह में जो रुकावट आई है, उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे मिशनरी इदारों का भी उतना ही रोल है कि जिन्होंने हमारे बच्चों को एजुकेट नहीं कर सके। तो बिल्कुल यकीनन हर जो डिपार्टमेंट है उसका किरदार है, और क्योंकि हम जश्न आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, द वाइट पार्ट ऑफ फ्लैग जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले मिली नगमा होगा। अली चान हमारे साथ मौजूद है, खुसूसी तौर पर मिली नगमा लेकर वो सुनेंगे और फिर ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आपने ब्रेक से पहले अली चान का जबरदस्त मिली नगमा सुना, और जश्न आज़ादी की खुशियां हम मना रहे हैं लाहौरियों के संग, और
इस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं कि आज हम आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम साथ ही अपने हमसाये मुल्क के हालात देखें तो वहां पर माइनॉरिटीज हों या फिर वहां का शहरी हों, आजादी के बावजूद बहुत बुरे हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। अपनी आजादी के लिए शुक्र अदा करते हुए हम उन कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद करना चाहते हैं जो कि माइनॉरिटीज के तौर पर भारत में मौजूद तो हैं, लेकिन उनके लिए जो जिंदगी है वो मौत से बदतर कर दी गई है। मेरे साथ गेस्ट स्पीकर्स मौजूद हैं, अली अहमद ढिल्लों और इजाज आलम ऑगस्टीन मौजूद हैं। अकलियतों के नुमाइंदगान भी हैं। अली अहमद ढिल्लों साहब ने बहुत जबरदस्त किताब पे लिखी द वाइट पाकिस्तान की रोशन अकलियतें और उनका कितना किरदार रहा, इस सब पर बातचीत कर रहे थे। इजाज साहब, आपसे बातचीत का आगाज करूंगी। जैसा कि हम एजुकेशन पॉलिसी पर बात कर रहे थे, ना सिर्फ आम लोगों के लिए, हमारे जो मेजॉरिटी में मुल्क में लोग बच्चे मौजूद हैं उनके लिए, बल्कि माइनॉरिटीज भी जो है वो बहुत ज्यादा इग्नोर हुई तालीम के हवाले से। लेकिन अब क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट में हैं और यकीनन पॉलिसीज भी बना रहे होंगे, तो क्या चीजें नई लेके आ रहे हैं? तब्दीली की बातें कर रहे थे, महंगाई ने तो हमें बहुत परेशान किया, लेकिन कुछ माइनॉरिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ बेहतरी होगी? बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि मैं आपको मौजूदा हुकूमत में जो अक़लीतों के लिए हम काम कर रहे हैं, मैं आपको 2 साल की जो हमारी कारकर्दगी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे तो पहले हमने माइलस्टोन जो हासिल किया है वो है हायर एजुकेशन में कोटा। तो मैं समझता हूँ कि हायर एजुकेशन के कोटे की बदौलत अगले 2, 4, 5 साल में हम अक़लीतों की बहुत एक अच्छी लॉट जो है वो निकाल सकते हैं। अभी मैं मौजूदा हुकूमत की एक और बड़ी अचीवमेंट की बात करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि CSS के जो एग्ज़ाम है उनमें मिनॉरिटी की सेपरेट जो सीट्स हैं तकरीबन वो 79 थी, और उनका स्पेशल जो सिर्फ मिनॉरिटी के स्टूडेंट से ही उनका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, वो दिसंबर में होगा। तो ये एक, क्योंकि आप अगर पूरे पाकिस्तान में CSS के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद सिर्फ 28 के करीब है मिनॉरिटीज़ की जो हैं, तो अगर मैं समझता हूँ कि ये 79 भी जो कि मौजूदा हुकूमत उनका एक सेपरेट टेस्ट ले रही है, तो अगर ये भी हो जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो तादाद हो जाएगी, हमारे अचीवमेंट जो हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि देखें, आप किसी भी माशरे में टॉलरेंस पैदा करने के लिए वहाँ की आप जो अगर टॉलरेंस पैदा करना है तो आपको ये हेट स्पीचेस, हेट मटेरियल तो खत्म करना है, इंटरफेथ हार्मनी की तरफ जाना होगा। इंटरफेथ, और जाहिर बात है कि वो जब आप हेट स्पीचेस और हेट मटेरियल करेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी माशरे में भी आप जो अमन की बात कर सकें। तो हमने पहली दफ़ा पंजाब टेक्स्ट बुक में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से नुमाइंदा बैठा है जो कि तमाम हेट मटेरियल को देख रहा है और उसको रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद हमने हमारे जो मिनॉरिटी के नौजवान लड़कियां और लड़के हैं उनके लिए 5000 जो लड़कियां और लड़कों के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम। ऐसा है पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जो मॉडल टाउन के साथ है, मॉडल टाउन का लिविंग स्टैंडर्ड देखें और जो मिनॉरिटी की आबादी है उसका देखें, तो इस चीज़ को देखते हुए मौजूदा हुकूमत ने हमने मिलकर एक प्लान तय किया है कि हम जो मिनॉरिटीज़ की आबादीज हैं उनको मॉडर्न विलेज डिक्लेयर कर दिया है, और पहले फेज़ में यूहन्नाबाद जो कि एशिया की सबसे बड़ी आबादी है वहाँ पर 30 करोड़ से मॉडर्न विलेज है जिसमें 50% काम हो चुका है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और फिर आपने देखा है कि जो मिनॉरिटीज़ की जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्कॉलरशिप डबल दे रहे हैं। पहले 2.5 करोड़ दिया करते थे, अब हम 5 करोड़ रुपया उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। यकीनन इनकरेजमेंट के लिए ये सब प्रोग्राम्स बहुत जरूरी हैं। अली अहमद ढिल्लों साहब, थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज कीजिएगा कि बहुत क्रेडिट ले रहे हैं मिनिस्टर साहब, तो क्या समझते हैं? नो डाउट कि ये चीजें अगर हो रही हैं तो पॉजिटिव इनिशिएटिव है, बड़ी खुशी की बात है, एक इत्मीनान भी होता है इनकी बातें सुनकर। लेकिन जब ओवरऑल बजट देखा जाता है पूरे मुल्क में एजुकेशन का, वो तो शर्मनाक हद तक कम है। लेकिन मैं एक और पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूँ कि 14 अगस्त के हवाले से बात की जाए कि सबसे पहले पाकिस्तान, बेशक जब तक आप सबसे पहले पाकिस्तान नहीं रखेंगे आप तरक्की नहीं कर सकते। आप दुनिया के किसी मुल्क को देख लें, चाहे वो इस्लामी मुल्क, तुर्की को देख लें, आजकल तुर्की हमारे लिए बड़ा आइडियलिज्म है। हम तुर्की के अंदर सबसे पहले तुर्क, इवन वो कहते हैं पहले तुर्क फिर मुसलमान। सऊदी अरब चले जाए, सबसे पहले अरब फिर कुछ और, मलेशिया चले जाए,
यहाँ पर हमें अजीब पोजिशन है, हम सबसे पहले पाकिस्तानी पैदा होते हैं, हम मुसलमान भी उसके बाद आते हैं। चंद लम्हों के बाद, सेकंड्स के बाद या मिनटों के बाद कान में अजान दी जाती है तो वो मुसलमान होता है। तो इनके पाकिस्तानी वो उससे पहले होता है। तो जिस दिन हमारे जहन में ये आ गया, गवर्नमेंट भी इस लेवल पे आ गई और ब्लैक मेलर से ना डरी कि हम सबसे पहले पाकिस्तान, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा यकीनन हमें लगाना होगा। ये बताइएगा कि आप अपनी किताब पे आपकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने जब ये एनालाइज किया, क्या रोल रहा आपकी नज़र में अक़लियतों का? आप बिलीव करें, जो इस धरती में पैदा हुआ है वो इस मुल्क से सिंसियर है, तो उसके पास चॉइस कोई नहीं है। हम तो हमारे जो इंडिया का स्टाइल है, इंडियन ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट का, कि धरती माता है, धरती हमारी माँ है जी। तो जो यहाँ पैदा हुआ है वो धरती का गद्दार कैसे हो सकता है? ये अलग बात है कि हमने गद्दार देने के ठेके लिए हुए, जिसको दिल चाह गद्दार कह दिया। मुझे आज तक एक भी बंदा नहीं मिला जो मुसलमान ना हो, वो हिंदू है या वो क्रिश्चियन है या सिख है, और वो पाकिस्तान का वफादार नहीं है। मुझे एक भी नहीं मिला, क्योंकि बीइंग मुस्लिम, आप ईरान जाकर देखें, आप 2 नंबर शहरी होंगे। आप तुर्की चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, आप 2 नंबर शहरी हैं जी। इसी तरह जो यहाँ का क्रिश्चियन है, जब वो किसी क्रिश्चियन मुल्क में जाता है तो वो उसको वो पज़राई नहीं होती जो उसको अपने मुल्क में है। बिल्कुल। हिंदू भी अगर इंडिया चला जाएगा ना तो वहां जाकर उसको वो पज़राई अभी नहीं रिसेंट है। हमने वाकयात भी देखे, वाकयात भी देखी आपने। इसलिए ये नेचुरल है कि हर बंदा अपने मुल्क से प्यार करे। हमारी बात किस्मती ये है कि हम उनको मजबूर कर रहे हैं। जितनी इमिग्रेशन पाकिस्तान से कनाडा मिनॉरिटीज की हुई हैं, उस पर मैं वजीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये गौर करें, अपनी गवर्नमेंट से करें, वो को लायबल बनाए। ये तो बहुत डेंजरस है। सिर्फ 22 साल में 1% मिनॉरिटी कम हुई है। ये जो बाहर इस तरह जब लोग बाहर जाते हैं, वहाँ हमारा मुल्क का इंप्रेशन भी खराब होता है। बिल्कुल। कि हम इस काबिल भी नहीं है कि हमारी थोड़ी सी भी जो मिनॉरिटी है, हम उसको संभाल ही नहीं सकते, उसका तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते। हम कवानीन बनाते हैं, उन पे अमल ही नहीं करते। बिल्कुल। अदालतों में कत्ल हो रहे हैं। मैं नहीं कहता कत्ल होने वाला अच्छा था, लेकिन कत्ल होने का सिविलाइज्ड वे तो नहीं है ये। जब कानून मौजूद जब कानून मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद है, अगर कोर्ट्स खराब है तो कोर्ट्स को ठीक करने की कोशिश करें। ये तो नहीं है कि मुल्ज़िम को मार दें आप। बिल्कुल। अच्छा इजाज साहब, आप थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिएगा। क्या समझते हैं, लोगों का एतमाद कम हो रहा है, किस वजह से? ये ब्रेन ड्रेन तो हो रही है, हमारे ये तो नौजवान भी बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जितना स्टैट्स बताए अली अहमद साहब ने, क्या समझते हैं, कोई ट्रस्ट का इशू है, किस वजह से लोग चले जाते हैं? देखिए, मैं ढिल्लों साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि 51 में जो 23%, इसमें कोई शक नहीं, ये दुरुस्त बात है कि 51 में 23% जो थी वो माइनॉरिटी थी, लेकिन उसके बाद 20% माइनॉरिटी यहाँ से माइग्रेट नहीं हुई। इसको पॉलिटिकली माइग्रेट किया गया है। इसको बहुत सारे जो हुक्मरान आए, उन्होंने हकूक ना देने की खातिर सेंसस में गड़बड़ की है। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि ये सेंसस की गड़बड़ है, वरना इतनी बड़ी तादाद में आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देख लें, 20% माइनॉरिटी। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हम उस वक्त 23% से, जो पाकिस्तान की आबादी उस वक्त 5 करोड़ होगी, जो आज के 22 करोड़ पे हो गई है, हम घट रहे हैं, मेजॉरिटी बढ़ रही है। तो ये इस मंतक की मेरी समझ में तो नहीं आई। आज हम पाकिस्तान के निकाल कर देख लें तो हम 2.6%, 7%, इस 3% भी पूरे नहीं है। तो बात यह है कि हम क्यों घट रहे हैं, इसलिए कि ये कोई सेंसस का कमाल है जिसमें कि मिनॉरिटी को वो राइट्स ना देने पड़े मेजॉरिटी की बुनियाद पर। आप देखें, पिछले साल मिनॉरिटी की सीटों के बढ़ाने का बिल जो है पिछली गवर्नमेंट का असेंबली में पड़ा था, उन्होंने उस पर सीरियस ही नहीं, वैसे वो मिनॉरिटीज़ की बात करते हैं लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया, अगर उसको खुद लाइन लगा दिया गया। तो मुझे कनाडा में भी लोगों का पता है, मुझे पता है कि यहाँ से लोग कितने माइग्रेट हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से माइग्रेट नहीं हुए। मर्दमशुमारी में आपको लगता है कि कुछ गलत जी हाँ, है? बिल्कुल ऐसी है।
तो इसके लिए आपने कभी असेंबली में कोई बात इसके लिए हम देखिए, मैं सबसे बड़ी देखिए क्या बात करूं, पिछली गवर्नमेंट में जो हमारे मर्दम जो सेंसस के मिनिस्टर थे वो खुद माइनॉरिटी में थे, तो हमने एक दफा उनसे पूछा, हमारे लोगों ने जाकर के, आपने ये हमारे चर्चिज के पास इतना जबरदस्त डाटा होता है कि उनको एक एक बच्चे का मतलब कि उनके पास रिकॉर्ड होता है। तो आप लोगों से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की गई चर्चिस से जाके, जो इंतजामिया जिनके पास चर्चिस के पास तो डाटा मौजूद है, चर्चिस के डाटा का और जो सेंसस का डाटा, उसका जमीन आसमान का फर्क है। तो हमारे खुद मिनिस्टर थे कामरान माइकल साहब, जो कि सेंसस के मिनिस्टर थे, उनसे पूछा, उनका नहीं मुझे तो पता ही नहीं, मुझसे तो साइन करवाए गए। तो ये एक पॉलिटिकल, तो ये देखें ना, अब ये उनका भी एक फ्लॉ है कि अगर उनको एक जिम्मेदारी दी गई है उनमें, उसमें उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, हालांकि वो खुद माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जस्ट अपना फायदा हो रहा है तो अपनी कम्युनिटी को भूल जाएं। यही मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें, मैं बात कर सकता हूँ जी जरूर। एजुकेशन ना होने से हम इखलाकी तौर पर भी गिर चुके हैं। हमें अपनी सीट चाहिए, कोई किसी के नहीं सुनता, यहाँ पे कोई नहीं देखता। जिन लोगों पर पाकिस्तान 47 से आज तक गद्दार होने का इल्जाम लगाया गया, वो जब मरे किराए के घर में थे, गरीब थे, बुरे हालात में थे, और जो बेवतन होने के दावे हैं उनकी खरबों रुपए की जायदाद है। यकीनन इखलाकियात का बहरान बहुत से मसाइल पैदा करता है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक पर जाने से पहले क्योंकि हमारे नौजवानों में बहुत सा टैलेंट मौजूद है, तो जरताज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मिली नगमा तैयार किया है खुसूसी तौर पर, वो सुनेंगे और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जश्न आज़ादी की खुशियां मुबारक हों। लाहौर रंग की पूरी टीम की जानिब से, बीट स्पेशल की टीम की जानिब से और मेरी जानिब से, जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मौजूद हैं, चाहे वो हमारे फ्लैग के वाइट पार्ट से ताल्लुक रखते हैं या ग्रीन पार्ट से, उन सबको आज़ादी मुबारक हो। जैसा कि हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारी जो रोशन अक़लियतें हैं वो कितनी महफूज हैं, कितनी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, इस हवाले से हम अली अहमद जल्लू और एजाज आलम ऑगस्टीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, हम जैसे कि बातचीत कर रहे थे कि इखलाकियात का बहरान मौजूद है, और ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी में ही नहीं है, बहुत से दूसरे जो हमारे खित्ते के लोग हैं वहां पर भी मौजूद है। हमारे हमसाए मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक होता है, उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो हम लोग अपने आप को जन्नत में समझ सकते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का ओवरऑल दिल है उसमें जगह नहीं है, बहुत जगह है हमारे लोगों के लिए, हमारी आपस में एक दूसरे के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, चाहे वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर मसीही बरादरी से बिलोंग करते हैं या हिंदू बरादरी से, जो जिस भी कम्युनिटी से, हमारे लोग दिल खोल कर उनको कबूल करते हैं। कुछ लोग हैं जहां पर मफादात की जंग होती है। तो क्या समझते हैं कि आज जब 73 इयर्स हुए और फिर जब हम लोगों ने जब पाकिस्तान बनाया था, जब आज़ादी हासिल की थी, कुछ तो अचीव किया होगा हमने। देखिए, हमें तो बड़ी उम्मीद थी पीटीआई गवर्नमेंट से। मुझे किसी ने पूछा कि आप इमरान खान की सपोर्ट क्यों करते हैं, मैं कहा इमरान खान की सपोर्ट ना करूं तो फिर क्या करूं, मेरे पास चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है। मैं बाकी दोनों पार्टीज को 30 इयर्स में देख चुका हूं। ये तो मैंने एक ब्लाइंड खेला है कि अल्लाह करे ये उन जैसे ना हो। तो अब ये इन पर है कि ये मिनॉरिटीज का कॉन्फिडेंस कैसे बहाल करते हैं, गरीब लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे बहाल करते हैं। सही पूछे तो मजहब पाकिस्तान में गरीब और अमीर है। मुस्लिम जो है, जो गरीब मुस्लिम है वो यहाँ पिस रहा है, जो गरीब क्रिश्चियन है वो भी पिस रहा है। यहाँ पर जो अमीर क्रिश्चियन है वो भी मजे में है, अमीर मुसलमान भी मजे में है। जो क्रिश्चियंस के लीडर्स हैं, जैसे भी उन्होंने बताया, वो कब सिंसियर है अपनी कम्युनिटी के साथ। उनको तो अपनी सीट चाहिए, उनको तो टूर चाहिए पूरी दुनिया फिरने के लिए। उनके माल देखे जाके आराम, कभी देखने की कोशिश कीजिएगा जरा। इसलिए एक्चुअली लड़ाई तो अमीर और गरीब की है। बाकी तो ये सब फिर दुकानदारी है कि मैं क्रिश्चियंस के जरिए ऊपर आता हूँ, कोई मुस्लिम के जरिए ऊपर आता है, तो गरीब आदमी के थ्रू आता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट पर बहुत जिम्मेदारी आयद होती है कि रोशन की आदत है, नई की आदत है, नए मिनिस्टर्स हैं, नए एमएलए एमपीएस हैं, शायद वो तब्दीली लेकर आए। अभी तक मैं वैसे मायूस नहीं हुआ पीटीआई से। चलें, ये एक हौसला अफजा पॉइंट है आपके लिए एजाज साहब, वरना तो सर बड़ा क्रिटिकली एनालाइज कर रहे थे। तो बताइएगा कि अब 2 इयर्स में बिल्कुल जो बिल्कुल सही वो फरमा रहे हैं कि देखिए, जब पाकिस्तान हासिल किया गया तो उस वक्त
ना तो तबक़ाती जंग थी और ना मजहबी तौर पर जो हमारे मसीही लीडरान भी थे वो भी मिलकर कायदे आज़म के साथ जदोजहद कर रहे थे बिल्कुल। पाकिस्तान बनाने की, जिसमें SP सिंघा, जोशवा फजलुद्दीन और दूसरे। तो और मैं समझता हूँ कि जब वो इस तरह की तकरीरें कर रहे थे तो यहाँ पे ये असम्बली के पास वो जारी बात है, जब उस वक्त इतना जोश था, हर कौम का ये तफरीक नहीं थी कि ये क्रिश्चियन है या ये मुस्लिम है, एक ही लगन थी कि पाकिस्तान को बनाना है। तो एक जो तारा सिंह थे वो उन्होंने नारा लगाया कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। तो फिर जो हमारे मसीही लीडर थे SP सिंघा, उन्होंने फिर उसका जवाब दिया कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये उस वक्त उनका जज्बा था और स्पिरिट थी, मजहबी बुनियादों पर नहीं, बल्कि वो चाहते थे कि हम एक अलग अपने मुल्क में, और आज़ादी की नेमत को मैं समझता हूँ कि वही जानता है जो आज़ाद रहता है। वरना कश्मीर आज़ादी की नेमत को कश्मीरियों से पूछे तो फ़लस्तीन के लोगों से पूछे कि आज़ादी क्या होती है। तो यकीनी तौर पर जब हमने पाकिस्तान आज़ाद पाकिस्तान हासिल कर लिया तो जारी बात है अब इसको महफूज रखना भी हमारा काम है। तो ये बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान आज भी एक मजबूत रियासत बनकर उभर रहा है और पूरी दुनिया में उसका नाम है। बाकी जो मसाइल होते हैं या जिस तरह अभी देखें, मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये कोविड-19 की जो पोजीशन है, देखिए पूरी दुनिया में आज हम उन चंद ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने कोरोना के साथ मुकाबला करते हुए इस पर काबू पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी कि एक जो है छोटा मुल्क हो जिसके पास वसाइल की कमी हो, जिसके इकनॉमिकली कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, और इसके बावजूद वो अपने हिकमत इमली से इतनी बड़ी वबा का मुकाबला कर ले, तो मैं समझता हूँ कि ये भी हम लोगों के इकट्ठा इत्तेहाद से है, और इत्तेहाद से ही पाकिस्तान बना था। तो आज भी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में एक रिवाज है कि अगर एक कोई अच्छा काम करना चाहता है तो अपोजिशन सिर्फ इसलिए उसको रोकती है कि ताकि वो करके इसके खाते में न चला जाए। पाकिस्तान का कोई नहीं सोचते, और ये मैं समझता हूँ कि ये एक नेगेटिव अप्रोच है। अपोजिशन भी तो पाकिस्तान की है। देखिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें सबको मिल बैठकर सपोर्टिव और बिल्डिंग रोल प्ले करना होगा। अली अहमद ढिल्लों साहब, आपने जश्न आज़ादी बचपन में भी मनाई होगी, आप कैसे मनाते हैं, बचपन में कैसे मनाई, क्या देखा आपने अपने जिंदगी के दौरानिये में? देखिए, जिंदगी का दौरानिया तो काफ़ी गुजर गया। बचपन में थोड़ी सी सादगी थी। अब जो मीडिया ज़्यादा कवरेज देता है, एंजॉय करने का इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ गए हैं, मवाक़ बढ़ गए हैं। हमारे दौर में तो कुछ भी नहीं होता था। नहीं, कभी जिस तरह आजकल ये बच्चे जा रहे होते हैं रोड पे, वो विस्लिंग करते हुए, शोर मचाते हुए, इस तरह बनाई है जश्न आज़ादी कभी? नहीं, उस वक्त ऐसे बचपन में भी नहीं बनाई। कैसे मनाते थे? झंडियाँ लगाते थे? झंडियाँ लगाते थे, सेमिनार्स होते थे, मोहल्ले में कुछ लोग मिठाई बांट देते थे। अच्छा, बस इस तरह की होती थी। अब देखिए, आज तो बहुत ट्रेंड है ना, आपके पास ड्रेसिंग आ गई है, आपके पास रंग बिरंगे बाजे आ गए हैं, लेकिन जारी बात है कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो उस वक्त जो मोहल्ले के बच्चों के पास एक ही शुगल था कि वो झंडियां लगा के अपने घरों के बाहर लगाते थे। फ्लैग आपने लगाई है? आपने याद है कोई ऐसा? जारी बात है, देखिए हम पाकिस्तानी, हम कौन सा बाहर से आए हैं, तो ये सारे काम किए हुए हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था, तो वहाँ पूरे कॉलेज में उस दिन हमारे स्काउट्स होते थे उस वक्त। अच्छा, बाकायदा पूरी परेड होती थी, बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। लेकिन अब का मुकाबला नहीं है, अब शोर ज्यादा हो गया, और फिर उनको तंग करने के लिए पुलिस भी मौजूद है। मैं पूरे मेरे ख्याल 1 घंटे में यहाँ पहुंचा, पुलिस ने रास्ते बंद किए हुए हैं। लेकिन एक बात हौसला अफजा बात है कि अब लोग जश्न आज़ादी को ईद से भी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, और ये खुशी की बात है। अदरवाइज अगर आप 10 या 15 साल पीछे चले जाएं तो जश्न आज़ादी
जो सरकारी अदारे थे वही मनाते थे। आज आप पाकिस्तान के जिस हिस्से में चले जाएं, गांव चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी सेंट्रल एरिया में चले जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले पाकिस्तान आ रहा है। हाँ जी, नौजवानों में ज्यादा जोश ज्यादा। अच्छा, मुझे एक याद है, मैं वाकई शेयर करती चलूं कि मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि मैं एल्डर चाइल्ड हूँ, तो भाई कोई बड़ा नहीं था या फादर वगैरह बिजी थे, तो मैं एक दफा ये लगा रही थी छोटे छोटे फ्लैग्स ना, तो वो मेरी मदर ने छत पे आके देखा, तो फुल धूप में इतना शौक होता था कि मैं एक एक फ्लैग करके, अब तो ये बनी बनाई मिल जाती है, एक एक फ्लैग करके वो छोटे छोटे लगा रही हूँ बंटिंग्स। तो इस तरह का जोशो जज्बा आज के बच्चों में देखते हैं। बिल्कुल जी हाँ, ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। इससे ज्यादा है। देखिए, आज आप सुबह आप जब देखेंगे तो आपको हर बच्चा, हर बड़ा, अभी हम एक शॉपिंग मॉल में गए थे तो वहाँ लोग, बड़े बड़े लोग जो है वो प्रॉपर फ्लैग की अब ड्रेसिंग। ये जो सेलिब्रेशन है इसके साथ बिजनेस भी इन्वॉल्व हो गया। टी शर्ट्स बन रही हैं, कैप्स बन गई बट हैं। एट द एंड ये पॉजिटिव चीज ही है ना हमारी Positive माशरे की चीज है। हाँ जी, बेहतरी। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमने और पाकिस्तान ये देखिए पूरी दुनिया में ऐसे है, उनका जो जश्न आज़ादी होता है वो ऐसे ही मनाया जाता है। जी बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, बातें बहुत ज्यादा हैं करने को, और जश्न आज़ादी की जो खुशियां हैं उस पर जितनी बात की जाए, जितनी सेलिब्रेशन हो कम है। और आखिर पर इस पैगाम के साथ कि जश्न आज़ादी मनाएं, सबसे पहले पाकिस्तान का जो नारा है उसको सबसे आगे रखें, और अपने प्यारों को और जहां जहां पर लोग मौजूद हैं जरूर सेलिब्रेट करें। एक मिली नगमा सुनेंगे और उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। इंजॉय करें मिली नगमा, और जश्न आज़ादी की खुशियों में उन लोगों को भी याद रखें जो कि आज़ादी को तरस रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।